रॉन के घर आने के बाद हैरी ने पाया कि ब्यूरो का माहौल प्रिवेट ड्राइव के मुकाबले पूरी तरीके से अलग था, क्योंकि आम मगलुओं की जिंदगी से बहुत सारी चीजें अलग होने के साथ साथ पूरी वीजली फैमिली हैरी को बहुत पसंद करती थी। जहाँ हॉगवर्ट्स से अपनी चिट्ठियां आने के चलते सभी लोग छू मंतर गली से नया सामान लेने के लिए निकल गए। हालांकि छू पाउडर से उड़न छू होते हुए हैरी गलती से एक ऐसी दुकान में पहुंच गया जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ उसकी गंदी हालत को देखने के लिए ड्रेको मैलफॉय अपने पिता लूसियस मैलफॉय के साथ वहाँ पर अनजाने में पहुंच चुका था। ऑल्दो हैरी जैसे तैसे दुकान में ही उनकी नजरों के सामने आने से बचा रहा, लेकिन वहाँ उसे पता चला कि ड्रेको के पिता लूसियस भी मगलुओं से कितनी नफरत करते हैं। जहाँ वहाँ से बाहर निकलते ही भगवान की दया से हैग्रिड उसे सही सलामत छू मंतर गली में ले आया, जिसी के साथ वो हरमाइनी से मिलते हुए पूरी वीजली फैमिली के संग ग्रिंगॉट से अपने पैसे निकालने चल दिए। लेकिन वीजली की खाली तिजोरी को देखकर उसे एक भयानक एहसास हुआ कि उनके पास पैसों की कितनी कमी है, क्योंकि उसके खुद के पास इतना ज्यादा पैसा होकर भी वो उनकी मदद नहीं कर सकता था। जहाँ अपने दोनों खास दोस्त हरमाइनी और रॉन के साथ पूरी छू मंतर गली का चक्कर लगाने के बाद वो फ्लरिश एंड बोल्ट्स में आ पहुंचे, जहाँ हैरी ने पहली बार गिल्डरॉय लॉकहार्ट को देखा। लेकिन उसी समय ड्रेको की ओर से मारे गए तानों के चलते मिस्टर वीजली और लूसियस मैलफॉय में इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि बात हाथापाई तक चली गई। लेकिन जैसे तैसे वहाँ से वापस ब्यूरो की ओर निकलते हुए हैरी एक बात तो समझ गया था कि लूसियस मैलफॉय भी ठीक अपने बेटे ड्रेको की तरह निर्दयी और बुरा इंसान है। चैप्टर 5 द वॉम्पिंग विलो। जैसे जैसे गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने लगी थी, हैरी को अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वो हॉगवर्ट्स में लौटने के लिए बेताब था, लेकिन रॉन के घर में बिताया ये एक महीना उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय था। जब उसने डर्सलीज के बारे में और अगली बार प्रिवेट ड्राइव में वापस जाने के बारे में सोचा, तब डर्सलीज उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे ये सोचते हुए रॉन से जेलस होना उसका स्वाभाविक था। रॉन के घर में उनकी आखिरी शाम को मिसेस वीजली ने जायकेदार खाना तैयार किया, जिसमें हैरी की भी सारी मनपसंदीदा चीजें थी। जहाँ उस रात का डिनर मुंह में पानी लाने वाली पुडिंग के साथ खत्म हुआ। हालांकि उसके तुरंत बाद फ्रेड और जॉर्ज ने किचन के अंदर ही फिलिबस्टर्स पटाखों से धमाके कर दिए, जिनकी गूंज लगभग आधे घंटे तक पूरे ब्यूरो में घूमती रही। वह इसके बाद हॉट चॉकलेट का एक एक कप पीते हुए बेड में जाने का समय हुआ, क्योंकि अगली सुबह मुर्गे की चीख के साथ उनकी नींद जल्दी तो खुल गई, मगर ना जाने क्यों सभी को तैयार होने में कुछ ज्यादा ही समय लग रहा था। वही मिसेस वीजली का मूड अब पूरी तरीके से खराब हो चुका था, क्योंकि उन्हें सॉक्स की जोड़ियां और पंखों वाली कलमों को ढूंढने के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा था। जहाँ हड़बड़ाहट इतनी बढ़ चुकी थी कि सभी लोग सीढ़ियों पर एक दूसरे से टकराने लगे थे। मिस्टर वीजली की तो गर्दन टूटते टूटते बची, क्योंकि जब वो जिनी की संदूक को कार में रखने जा रहे थे, तब एक मुर्गी उनके रास्ते के बीच में कूद पड़ी, जिसके चलते वो गिरते गिरते बचे। हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि 8 लोग, 6 संदूक, 2 उल्लू और एक चूहा छोटी सी फोर्ड एंग्लिया कार में कैसे समा सकते हैं। जाहिर है उसने ये अंदाजा कार की उन खूबियों को बिना जाने लगाया था जिन्हें मिस्टर वीजली ने उनमें जोड़ा था। मॉली को इसके बारे में कुछ मत बताना हैरी। जाइए कहते हुए उन्होंने हैरी को दिखाया कि कैसे उन्होंने कार की डिक्की को जादू से बड़ा कर लिया है, ताकि सारी संदूकें आराम से उसमें समा जाए। जब आखिरकार सभी लोग कार में बैठ गए, तब मॉली ने पीछे की सीट पर नजर डाली, जहाँ हैरी, रॉन, फ्रेड, जॉर्ज, पर्सी आराम से बैठ गए थे। हम मगलुओं को जितना समझदार समझते हैं, वो उससे भी कई ज्यादा समझदार है ना? मेरा मतलब है बाहर से देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि अंदर इतनी जगह होगी, है ना? जिसी के साथ मिस्टर वीजली कार को शुरू करते हुए आगे बढ़ने लगे। हैरी ने ब्यूरो को आखिरी बार देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई, ये सोचते हुए कि अब ना जाने वो अब दोबारा इसे कब देख पाएगा। लेकिन तभी उन्हें वापस ब्यूरो में लौटना पड़ा, क्योंकि जॉर्ज फिलिबस्टर्स पटाखों का डब्बा भूल गया था। जहाँ वापस निकलने के बाद उन्हें दोबारा लौटना पड़ा, क्योंकि इस बार फ्रेड अपनी जादुई झाड़ू भूल गया था। जहाँ आखिरकार एक बार फिर से निकलते हुए आधे रास्ते में जिनी चिल्ला पड़ी, क्योंकि वो उसकी डायरी भूल गई थी। जब तक जिनी कार में लौटी, तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिसके चलते अब सभी लोग चिड़चिड़े हो रहे थे। मॉली, डियर, नहीं आर्थर, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने इसके अंदर कार को अदृश्य करने वाला बटन लगाया है, जिसे दबाते ही हम जल्दी से पहुंच जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा ना आर्थर, नहीं, दिन के उजाले में नहीं। उन्हें किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहुंचने में लगभग 11:15 हो चुके थे, जिसके चलते मिस्टर वीजली भागकर सड़क के उस पार गए, ताकि वो जल्दी से सारे संदूकों के लिए ट्रॉली ला सके। वही सभी लोग तुरंत ही स्टेशन के अंदर चल दिए। हैरी ने पिछले साल ही हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पकड़ी थी, इसीलिए उसे पता था कि सबसे मुश्किल होगा प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर पहुंचना, जो कि मगलुओं को दिखाई नहीं देता था। जहाँ उसे पार करने के लिए आपको बस प्लेटफॉर्म 9 और 10 की ठोस दीवार के बीच में से गुजरना था। आप बैरियर से नहीं टकराते थे, लेकिन ये काम बहुत ही सावधानी से करना पड़ता था,
ताकि कोई भी मगलू आपको अदृश्य होते हुए ना देख पाए। सबसे पहले पर्सी जाएगा, मिसेस वीजली ने चिंता में कहा, क्योंकि वो ऊपर लगी हुई घड़ी को देख सकती थी। उनके पास बैरियर से जाने के लिए अब बस 5 मिनट का समय बचा था। पर्सी तेजी से आगे बढ़ा और दीवार में गायब हो गया, जिसके पीछे मिस्टर वीजली के साथ फ्रेड और जॉर्ज भी अंदर चले गए। तो ठीक है, फिर मैं जिनी को लेकर जाती हूँ, तुम लोग ठीक मेरे पीछे आना, ठीक है? इतना कहते ही वो जिनी को लेकर उस दीवार में गायब हो गई। हमें इकट्ठा चलना होगा, बस 1 मिनट बचा है। हैरी ने जल्दी से देख लिया कि हेडविग का पिंजरा उसकी संदूक पर ठीक से बंधा है कि नहीं, जिसके के साथ वो पूरे आत्मविश्वास को अपने अंदर भरते हुए दीवार के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि इस बार उसे उतनी घबराहट नहीं हो रही थी जितनी उसे फ्लू पाउडर का इस्तेमाल करते हुए हुई थी। वो दोनों अपनी अपनी ट्रॉलियों के साथ तेजी से दीवार की ओर भागने लगे, लेकिन तभी दोनों ट्रॉलियां दीवार से टकराकर जमीन पर बिखर गई, जिसके चलते रॉन एक तरफ जा गिरा। वही हेडविग का पिंजरा अब मानो जमीन पर लुढ़क चुका था, जिसके चलते वो अब बहुत ही गुस्सा हो गई थी और जोर जोर से चीखने लगी थी। आसपास के लोग उन्हें घूरने लगे। वही पास ही में खड़ा गार्ड उन पर चिल्ला पड़ा, ओए तुम लोग कर क्या रहे हो? माफ कीजिए, हमारे हाथों से ट्रॉली फिसल गई थी। हैरी जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वही रॉन हेडविग के पिंजरे को उठाने के लिए भाग दिया, क्योंकि अब वो इतना चीख रही थी कि आसपास में खड़े लोग जानवरों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बात करने लगे थे। हम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? मुझे क्या पता, हमारी ट्रेन छूटने वाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दीवार का रास्ता आखिरकार बंद क्यों हुआ। हैरी ने उस बड़ी घड़ी की ओर देखा और अब मानो उसे घबराहट होने लगी थी। 10 सेकेंड्स, 9 सेकेंड। उसने एक बार फिर से अपनी ट्रॉली को दीवार से चिपका कर देखा, मगर कोई फायदा नहीं। दीवार अभी भी ठोस ही थी। 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। चली गई ट्रेन तो चली गई। अगर मॉम और डैड वापस ना आ पाए तो आगे क्या होगा? तुम्हारे पास मगलों के कोई पैसे पड़े हैं? डर्सलीज ने मुझे एक बार भी 6 सालों के अंदर पॉकेट मनी दी ही नहीं। रॉन ने अपना कान उस दीवार से लगाते हुए सुनने की कोशिश की। कोई आवाज नहीं आ रही है। अब हम क्या करें? मैं नहीं जानता मॉम और डैड को वापस आने में कितना समय लग सकता है। उन्होंने चारों ओर देखा। लोग अभी भी उन्हें घूर रहे थे, क्योंकि हेडविग अभी भी लगातार चिल्ला रही थी। मुझे लगता है यही बेहतर होगा कि हम कार के पास वापस जाकर उनका इंतजार करें। लोग हमें बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे हैं। रॉन, हैरी, कार हम कार उड़ाकर हॉगवर्ट्स पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। देखो, हम फंस गए हैं और हमें स्कूल पहुंचना है ना? और अगर सचमुच इमरजेंसी हो तो नाबालिग जादूगरों को भी जादू करने की इजाजत होती है अंडर द सेक्शन ऑफ 19 या ऐसे ही किसी कानून के अंदर। लेकिन क्या तुम कार उड़ा सकते हो? कोई दिक्कत नहीं, चलो हमें अभी निकलना होगा। अगर हम जल्दी करेंगे तो हम हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के पीछे पीछे चल सकते हैं। चलो। वो दोनों इसी एक्साइटमेंट के साथ स्टेशन से बाहर निकलते हुए उस सड़क पर पहुंचे जहाँ पर 4 डेंगलिया खड़ी थी। रॉन ने अपनी छड़ी को अजीब तरीके से ठोककर कार की डिक्की का लॉक खोल दिया और अपनी संदूक को उसके अंदर डालते हुए हेडविग के पिंजरे को पिछली सीट पर रख दिया और वो दोनों खुद आगे बैठ गए। रॉन ने अपनी छड़ी को ठोककर कार को शुरू कर दिया। जरा देखना, कोई देख तो नहीं रहा। हैरी ने बाहर निकलते हुए देखा तो मेन रोड पर बहुत सी कारें आ जा रही थी, लेकिन उनकी गली पूरी तरीके से खाली थी। ठीक है, फिर रॉन ने डैशबोर्ड पर लगा हुआ एक छोटा सा बटन दबाया, जिसके चलते कार के साथ वो दोनों भी अदृश्य हो गए। हैरी महसूस कर पा रहा था कि उसके नीचे की सीट हिल रही है, क्योंकि अब इंजन शुरू हो चुका था। उसे अपने हाथ और नाक पर लगा हुआ चश्मा भी महसूस हो रहा था, लेकिन अब उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चलो चलते हैं। जिसी के साथ एक हल्का सा झटका लेते हुए अब वो ऊपर उड़ रहे थे, क्योंकि कुछ ही पलों में पूरा लंदन अब नीचे से चमक रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। ओह नो! रॉन अदृश्य करने वाले बटन को ठोकने लगा। ये तो खराब हो गया है। दोनों ने उस पर दबा के मुक्के मारे, जिसके चलते कार वापस अदृश्य हो गई। लेकिन कुछ ही पलों के बाद वो दोबारा दिखने लगे। पकड़े रखो! रॉन ने तेजी से एक्सेलरेट पर अपने पैर दबाए और वो तुरंत ही घने सफेद बादलों में घुस गए, जिसकी ठंडक हैरी को महसूस होने लगी थी। अब क्या करें? हमें ट्रेन को ढूंढना होगा ताकि हमें पता चल सके कि हमें किस दिशा में जाना है। रुको, एक बार दोबारा नीचे चलो, जल्दी। जहाँ वो घने बादलों से अब थोड़ा नीचे आ गए। देखो, मुझे ट्रेन मिल गई। देखो वहाँ पर सामने। नीचे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस किसी लाल सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी भाग रही थी उत्तर की ओर। ठीक है, उसने डैशबोर्ड पर लगे हुए कंपास में देखा और कहा, हमें इस पर हर आधे घंटे में नजर रखनी होगी। जिसके के साथ वो दोनों एक बार फिर से बादलों में समाकर ठीक 1 मिनट के बाद सूरज की चमकदार किरणों में वापस आ गए। वो अब एक अलग ही दुनिया में थे, क्योंकि कार के पहिए धुएंधार बादलों को अब मक्खन की तरह चीर रहे थे। आंखों को परेशान करने वाले सूरज के नीचे आसमान साफ और चमकीला था। हमें बस इस बात की चिंता करनी है कि कहीं हम किसी हवाई जहाज से टकरा न जाए। ये सुनते ही हैरी ने उसकी ओर देखा और वो दोनों हंसने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कोई शानदार सपना देख रहे हो। हैरी ने सोचा कि ट्रैवल करने का यकीनन ये सबसे बेहतरीन जरिया है। एक उड़ने वाली कार के अंदर अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बादलों की सवारी करना जब
सामने चॉकलेट से भरा हुआ एक पैकेट रखा गया हो। हैरी ये सोचकर भी बहुत खुश हो रहा था कि जब वो हॉगवर्ट्स की शानदार लॉन में लैंड होते हुए कार से उतरेंगे तब फ्रेड और जॉर्ज का मुंह देखने जैसा होगा। उत्तर की ओर बढ़ते हुए वो समय समय पर ट्रेन पर नजर रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब भी वो बादलों के नीचे आते थे तब उन्हें हर बार एक अलग नजारा देखने मिलता था। लंदन अब बहुत ही पीछे छूट चुका था क्योंकि नीचे अब उन्हें साफ हरे खेत दिखने लगे थे। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद हैरी को ये महसूस होने लगा कि इतनी सारी टॉफियां खाने के बाद पीने के लिए उनके पास तो कुछ है ही नहीं। गर्मी भी इतनी हो रही थी कि हैरी को अपना स्वेटर उतारना पड़ा। हैरी अब ट्रेन में घूम रही उस ट्रॉली के बारे में सोच रहा था जिसमें से वो ठंडा पंपकिन जूस खरीद सकता था, मगर आखिरकार वो लोग प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर पहुंच क्यों नहीं पाए थे। इसी सोच में कुछ घंटे बीतने के बाद रॉन ने कहा, अब ज्यादा दूर नहीं होगा, है ना? सूरज भी अब मानो बादलों की एक लंबी परत में डूबने लगा था। एक बार फिर से नीचे उतरकर ट्रेन की जांच करते हैं। ठीक है, ट्रेन अभी भी उनके नीचे थी और घुमावदार पहाड़ों को पार करते हुए आगे बढ़ रही थी। रॉन ने एक बार फिर से एस्केलेटर पर अपने पैर मारते हुए कार को ऊपर उठा लिया, लेकिन तभी इंजन अब अजीब सी आवाजें मारने लगा था। इंजन शायद थक गया है, इसने इतनी लंबी यात्रा कभी नहीं की होगी। उन्होंने अब उस इंजन की अजीब आवाजों को हो सके उतना इग्नोर करना शुरू कर दिया। आसमान भी अब और भी ज्यादा काला होता जा रहा था। हैरी ने अपने स्वेटर को दोबारा पहन लिया ताकि वो खिड़की को नीचे लेते हुए बाहर देख सके कि क्या हो रहा है, लेकिन अब उसे दिखाई दिए कार की कांच पर लगे हुए वो वाइपर्स जो तेजी से यहाँ से वहाँ झूल रहे थे। ज्यादा दूर नहीं है, रॉन ने ये हैरी से कम और कार से ज्यादा कहा। बस अब ज्यादा दूर नहीं है। एक बार फिर से वो बादलों के नीचे आ गए, लेकिन अब अंधेरा इतना हो चुका था कि अब उन्हें अपनी आंखों पर जोर डालना पड़ा ताकि वो देख पाए कि वो कहाँ जा रहे हैं। देखो वहाँ सामने दूर काले आसमान के नीचे कुछ लाइंस नजर आ रही थी। झील के किनारे हॉगवर्ट्स पर बने ऊंचे महल के कई कमरे और टॉवर्स खड़े दिखाई देने लगे थे, लेकिन अब कार थरथराने लगी थी और उसकी रफ्तार भी कम होने लगी थी। ओ चलो भी, बस थोड़ा सा और, हम पहुंच ही गए हैं। मगर इंजन अब और भी ज्यादा थरथराने लगा था। वही बोनट से भी अब धुएं की लकीरें निकल रही थी। हैरी ने तुरंत ही अपने सीट को कसकर पकड़ लिया क्योंकि कुछ ही पलों में कार अब झटके मारने लगी थी। जब हैरी ने खिड़की से नीचे देखा तो उसे काले अंधेरे में झूलती हुई पानी की लहरें दिखाई दी। कार ने एक बार फिर से जोरदार झटका दिया। रुकना मत। वो अब झील के ऊपर थे। महल ठीक सामने था। रॉन ने एक्सेलेटर पर एक बार फिर से जी जान लगाकर अपना पैर दबाया, लेकिन एक आखिरी झटका देते हुए इंजन पूरी तरीके से बंद हो गया। ओ वो तेजी से कार के सहारे नीचे की ओर जा रहे थे। नहीं। उसने तुरंत ही स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया, जिसके चलते वो पत्थर की काली दीवार से कुछ ही इंच से टकराते बचे। कार अब जोर से घूमने लगी, कभी ग्रीन हाउस के ऊपर, कभी सब्जियों के बगीचे के ऊपर या कभी ब्लैक लॉन के ऊपर, और इसी के दौरान वो लगातार तेजी से नीचे की ओर आ रहे थे। रॉन ने तुरंत ही स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दिया और अपनी छड़ी बाहर निकाल दी। रुक जाओ। उसने डैशबोर्ड से लेकर कार के हर कोने में छड़ी को मारा, लेकिन कार अभी भी तेजी से घूमते हुए नीचे की ओर गिर ही रही थी। ध्यान से, सामने पेड़ है। उसने तुरंत ही स्टीयरिंग व्हील को पकड़ना चाहा, मगर देर हो चुकी थी। कानों को फाड़ देने वाले एक आवाज के साथ वो एक पेड़ से जा टकराए और एक बड़े झटके के सहारे वो जमीन से आ टकराए। मुड़े हुए बोनेट के नीचे से धुआं निकल रहा था। हेडविग खौफ के मारे चिल्ला रही थी। वही विंड स्क्रीन से टकराने के कारण हैरी के सर पर अब चोट लग चुकी थी। क्या तुम ठीक हो रॉन? मेरी छड़ी जरा देखो तो इसे। छड़ी अब मानो 2 हिस्सों में टूट चुकी थी। उसका निचला हिस्सा अब जैसे तैसे कुछ तिनकों के सहारे ऊपर वाले हिस्से से लटक रहा था। हैरी ने सोचा कि वो कह दे कि स्कूल के टीचर्स इसे ठीक कर देंगे, लेकिन उसके मुंह से डर के मारे शब्द बाहर नहीं निकले। मगर इतने में ही कार के दरवाजे पर किसी सांड के टक्कर मारने जितनी ताकतवर ठोकर लगी। हैरी कुछ समझ पाए इससे पहले ही कार की छत पर कुछ भारी भरकम गिरने की आवाज आई। ये क्या था? रॉन ने तुरंत ही विंड स्क्रीन से बाहर झांकते हुए देखा, लेकिन तभी एक अजगर जितनी मोटी शाखा कार के अंदर घुसने लगी। दरअसल जिस पेड़ से वो टकराए थे वो अब जितनी ताकत से हो सके उतनी ताकत से उन पर हमला कर रहा था। उसका तना अब पूरी तरीके से झुक चुका था। वही उसकी निकली हुई हर एक बेले अब कार पर एक के बाद एक हमला कर रही थी, और इन हमलों का असर इतना भयानक था कि विंड स्क्रीन से लेकर अब उनकी पूरी कार थरथराते हुए पिचकने लगी थी। पूरा पेड़ मानो अब इतनी ताकत से उन पर हमला कर रहा था कि वो किसी भी वक्त कार को मरोड़ सकता था। बचकर भागो! रॉन
रॉन ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और शाखा ने दरवाजे पर इतनी जोर से हमला किया कि वो दरवाजा खुल ही नहीं पाया। अब हम क्या करें? छत अब पूरी तरीके से दबने लगी थी, लेकिन तभी कार अब और भी ज्यादा थरथराने लगी क्योंकि इंजन आखिरकार शुरू हो चुका था। पलटो जल्दी! कार तेजी से पीछे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन पेड़ मानो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हमलों की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि मानो पूरा का पूरा पेड़ कभी भी उखड़ सकता था। हालांकि जैसे तैसे वो कार को पेड़ से दूर लाने में कामयाब रहे। बहुत करीबी मामला था। तुमने तो कमाल ही कर दिया कार। हालांकि कार मानो अब अपनी सहने की क्षमता को पार कर चुकी थी, जिसके चलते अगले ही पल उसने अपने दोनों दरवाजों को खोला और अगले ही पल रॉन और हैरी जमीन पर पड़े हुए थे। डिक्की ने भी जोरदार आवाज करते हुए उनके सारे सामान के साथ हेडविग के पिंजरे को भी बाहर फेंक दिया, जिसके तुरंत बाद वो अब अंधेरे में से अपनी हेडलाइट की रोशनी को जलाते हुए घरघराने लगी और उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जहाँ कार की इस बुरी हालत को देखते हुए रॉन बोल पड़ा, वापस आ जाओ वरना डैड मुझे मार डालेंगे। लेकिन कार बिना कोई समय बिताए धुआं उड़ाते हुए उनकी नजरों के सामने से अंधेरे जंगल में गायब हो गई। देखा हमारी किस्मत कितनी खराब है। हम किसी भी पेड़ से टकरा सकते थे, लेकिन नहीं, हमें तो उसी पेड़ से टकराना था जो पलटकर हम पर हमला कर सके। उसने मुड़कर एक बार फिर से उस लड़ाकू पेड़ की ओर देखा जो कि गुस्से में अभी भी अपनी बेलों को घुमा रहा था। चलो छोड़ो, बेहतर होगा कि अब हम स्कूल की तरफ बढ़े। ये उस तरीके का वेलकम तो बिल्कुल भी नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, क्योंकि अब उनके पूरे शरीर पर कई सारी चोटें लगी हुई थी। जहाँ अपनी इसी हालत के साथ संदूकों को घसीटते हुए वो आगे की ओर यानी कि दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। लगता है दावत शुरू हो चुकी है। रॉन ने पास ही की एक खिड़की से झांक के देखा, जिसके अंदर से स्कूल की रोशनी बाहर आ रही थी। हैरी, यहाँ तो देखो, लगता है चुनने की रस्म चल रही है। हैरी के पास आने के बाद वो दोनों ग्रेट हॉल के अंदर झांकने लगे। 4 लंबी लगी हुई टेबलों के ऊपर अनगिनत मोमबत्तियां बीच हवा में तैर रही थी। वहीं पर असली लगने वाली जादुई छत चमकदार सितारों से भरी हुई थी। हॉगवर्ट्स की काली नुकीली बोलने वाली टोपी के सहारे हैरी ने घबराए हुए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की लाइन को देखा, जिसके अंदर जिनी भी थी, जो कि अपने लाल रंग के चमकीले बालों के कारण दूर से भी बड़े आराम से नजर आ रही थी। जहाँ उनके ठीक पास में ही अपने चश्मे के साथ बालों को कसकर पीछे से बांधी हुई और एक चिट्ठी को हाथ में लिए लंबी प्रोफेसर मैकगोनागल बोलती टोपी को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के सामने स्टूल पर रख रही थी। फटी, गंदी और ना जाने कितने साल पुरानी ये बोलती टोपी हर साल हॉगवर्ट्स के नए स्टूडेंट्स को 4 हाउसेस जैसे गरुड़ द्वार, मेहनत कस्ट, चील घात और नाग शक्ति के लिए चुनाव करती थी। हैरी को उसे पहनने का एहसास अच्छी तरीके से याद था। ठीक 1 साल पहले उसने इसे पहनकर इसके चुनाव का इंतजार बहुत ही दहशत में किया था, क्योंकि उन चंद पलों में उसे ये डर सता रहा था कि कहीं बोलती टोपी उसे नाग शक्ति में ना भेज दे, जो कि उस हाउस को काला जादू करने वाले जादूगर और जादूगरनियों का सबसे बड़ा घर माना जाता था। लेकिन आखिर में वो गरुड़ द्वार के लिए चुना गया, जहाँ रॉन, हरमाइनी और बाकी वीजली भाई थे। पिछले साल रॉन, हैरी एंड ऑब्वियसली हरमाइनी के कारण गरुड़ द्वार ने हाउस चैंपियनशिप जीती थी और 7 साल में पहली बार नाग शक्ति को हराया था। एक बहुत ही छोटे चूहे जैसे दिखने वाले लड़के को टोपी अपने सर पर रखने के लिए बुलाया गया। हैरी की नजर उसी के पास से होते हुए वहाँ पर गई जहाँ पर प्रोफेसर डम्बलडोर स्टाफ टेबल के ऊपर चुनने की रस्म को देख रहे थे। उनकी सफेद लंबी दाढ़ी और आधे चांद के आकार का चश्मा मोमबत्तियों की रोशनी में तेजी से चमक रहा था। वही वहाँ से कुछ ही दूरी पर हैरी को गिल्डरॉय लॉकहार्ट दिखाई दिए, जहाँ ठीक टेबल के सबसे आखिर में हैग्रिड अपने प्याले से एक लंबा घूंट ले रहा था। जरा देखो तो सही, स्टाफ टेबल पर एक कुर्सी खाली है। स्नेप कहाँ पर है? प्रोफेसर स्नेप हैरी के सबसे कम प्रिय टीचर थे। वही ठीक स्नेप को भी हैरी कुछ खास पसंद नहीं था। सिर्फ अपने हाउस नाग शक्ति के स्टूडेंट्स को छोड़कर स्नेप सभी स्टूडेंट से नफरत करने के लिए मशहूर होने के बावजूद वो जादुई कार्डों का विषय पढ़ाते थे। क्या पता शायद बीमार हो या शायद हॉगवर्ट्स छोड़कर चले गए हो, क्योंकि उन्हें एक बार फिर से गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर नहीं बनाया गया, या फिर उन्हें निकाल दिया हो। मेरा मतलब है सभी लोग उनसे नफरत करते हैं, या हो सकता है वो ये सुनना चाहते हो कि तुम दोनों स्कूल की ट्रेन में क्यों नहीं आए। हैरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर अपने दुबले शरीर और पीले चेहरे के साथ मुड़ी हुई नाक को संभाले अपनी काली पोशाक में लिपटे हुए ये प्रोफेसर सेवरस स्नेप थे। उनके काले लंबे चिपचिपे बाल हवा में लहराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देखकर हैरी तुरंत ही समझ गया कि वो और रॉन अभी भी एक बहुत बड़े खतरे में मौजूद है। मेरे पीछे आओ। एक दूसरे की ओर देखने की भी हिम्मत ना करते हुए हैरी और रॉन स्नेप के पीछे चल दिए। वो सीढ़ियों को चढ़ते हुए गूंजते हुए एंट्रेंस हॉल में गए, जहाँ पर ग्रेट हॉल के अंदर से दावत की लाजवाब खुशबू आ रही थी। लेकिन स्नेप उन्हें आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले गया, जो कि तहखाने तक अपना रास्ता बना रही थी। अंदर दोनों कांपते हुए स्नेप के ऑफिस के अंदर घुस गए, जहाँ खाली दीवारों पर बड़े बड़े कांच के जार्स रखे हुए थे, जिसके अंदर बहुत सी अजीब चीजें तैर रही थी। हालांकि हैरी को अभी उनका नाम जानने का कोई
शौक नहीं था। ऑफिस में लगी हुई चिमनी भी खाली और बुझी हुई थी। तो मशहूर हैरी पॉटर और उसका वफादार दोस्त वीजली को ट्रेन से आना अच्छा नहीं लगा। उन्हें तो धमाका करते हुए आना था। क्या मैंने सही कहा? नहीं सर, ऐसा किंग्स क्रॉस के बैरियर्स की वजह से हुआ। खामोश, तुम लोगों ने कार का किया क्या? रॉन की हालत अब बदतर हो रही थी। वही हैरी को इसका एहसास हुआ कि स्नेप मन की बातें पढ़ सकता है, लेकिन उसके अगले ही पल उसने स्नेप के हाथों में डेली प्रॉफिट का अखबार पाया। तुम्हें देखा गया है, उड़ने वाली फोर्ड एंग्लिया ने मुगलों को हैरान कर दिया। लंदन में 2 मुगलों ने एक पुरानी खटारा कार को पोस्ट ऑफिस के ऊपर वाले टावर से उड़ते हुए देखा। दोपहर में अपने कपड़ों को सुखाने के लिए बाहर आई हुई मिसेस हैटी बेलिस ने, पीबल्स के मिस्टर एंगस फिल्ट ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है। कुल मिलाकर 6 से 7 मुगलू उनके साथ थे। मुझे लगता है तुम्हारे पिता मुगलू वस्तु दुरुपयोग में काम करते हैं और उन्हीं का प्यारा बेटा। हैरी अब मानो घबराने लगा था, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि मिस्टर वीजली ने कार के ऊपर जादू किया था तो क्या होगा। ओह, उसने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं। पार्क में तलाशी लेने के बाद मैंने ये पाया कि हमारे बहुत ही मूल्यवान लड़ाकू पेड़ को नुकसान पहुंचाया गया है। नुकसान तो उसने हमें पहुंचाया है। खामोश, ये बहुत दुख की बात है कि तुम दोनों मेरे हाउस में नहीं हो और तुम्हें स्कूल से निकालने का निर्णय मेरे हाथ में नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर उन लोगों को बुलाता हूँ जिनके पास इस निर्णय को लेने का अधिकार है। तब तक यहीं पर खड़े रहना। हैरी और रॉन बस एक दूसरे की ओर घूर रहे थे। हैरी की भूख अब पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। वही अब उसे बीमार होने का एहसास होने लगा था। अगर स्नेप प्रोफेसर मैगोनिगल को बुलाने के लिए गया था, जो कि गरुड़ द्वार की प्रमुख थी, तो अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि वो भले ही स्नेप जितनी नहीं, मगर वो भी बहुत ज्यादा कठोर थी। 10 मिनट के बाद स्नेप लौटे और जैसा कि हैरी सोच रहा था, प्रोफेसर मैगोनिगल भी उनके साथ थी। हैरी ने प्रोफेसर मैगोनिगल को पहले भी नाराज देखा था, मगर इस बार वो गुस्से में थी। उन्होंने अंदर आते ही अपनी छड़ी निकाली। हैरी और रॉन तुरंत ही पीछे हटने लगे, लेकिन उन्होंने बस चिमनी में एक इशारे से आग लगा दी। बैठो, अब बताओ हुआ क्या था। रॉन ने बैरियर ने उन्हें कैसे अंदर नहीं घुसने दिया, वहाँ से कहानी बताना शुरू कर दी। तो प्रोफेसर, हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था। हम ट्रेन में बैठ ही नहीं सकते थे। तुम लोगों ने हमें उल्लू के जरिए चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास उल्लू तो है ना? वो ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया प्रोफेसर। जाहिर है। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये हेडमास्टर प्रोफेसर डम्बलडोर थे। हालांकि उन्हें देखकर हैरी का शरीर अब पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि प्रोफेसर डम्बलडोर हमेशा के मुकाबले गंभीर दिख रहे थे। एक लंबी खामोशी के बाद आखिरकार वो बोल पड़े। स्पष्ट कीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? अगर डम्बलडोर चिल्लाते तो हैरी को बुरा नहीं लगता, लेकिन उनकी आवाज में उसे और भी ज्यादा बुरा लगने लगा था। उसने उनकी आंखों में बिना देखे सारी घटना को एक बार फिर से बताया, सिवाय इसके कि उस कार के मालिक मिस्टर वीजली थे। उसने ऐसा जताने की कोशिश की कि मानो रॉन और उसे उड़ने वाली कार स्टेशन के बाहर यूं ही मिल गई। हालांकि उसे पता था कि डम्बलडोर समझ ही जाएंगे, लेकिन उन्होंने कार को लेकर आगे कोई भी सवाल नहीं किया। तो क्या हम जाकर हमारा सामान ले आए? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो वीजली? आप हमें स्कूल से निकाल रहे हैं, है ना? आज नहीं मिस्टर वीजली, परंतु मैं तुम दोनों को इस गलती की गंभीरता से परिचित करना चाहता हूँ जो तुमने की है। मैं आज ही तुम दोनों के परिवारों को खत लिखूंगा, और साथ ही अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मेरे पास तुम्हें निकालने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। मगर प्रोफेसर डम्बलडोर, इन लड़कों ने नाबालिग जादूगरों का नियम तोड़ा है, एक पुराने बेशकीमती पेड़ को नुकसान पहुंचाया है। निश्चित रूप से इस तरीके के गंभीर अपराध के लिए इन्हें सजा देने का फैसला प्रोफेसर मैगोनिगल के हाथ में है सेवरस। ये उनके हाउस में है और इसीलिए ये उनकी जिम्मेदारी है। मुझे दावत में वापस जाना है मिनर्वा, मुझे कुछ नोटिस पढ़ के सुनाने हैं। आओ सेवरस, एक बहुत ही बढ़िया दिखने वाली कस्टर्ड टार्ट है जिसे मैं चखना चाहता हूँ। अपने ही ऑफिस से बाहर निकलते हुए स्नेप अभी भी हैरी और रॉन को गुस्से की नजरों से देख रहा था। हालांकि दूसरी ओर अब वो दोनों गुस्से में ही भरी हुई प्रोफेसर मैगोनिगल के साथ अकेले थे। वीजली, बेहतर होगा अगर तुम हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हारे घाव से खून निकल रहा है। नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगी है प्रोफेसर, वो मैं दरअसल अपनी बहन का चुनाव देखना चाहता था। चुनाव की रस्म पूरी हो चुकी है, तुम्हारी बहन भी गरुड़ द्वार में चुनी गई है। फिर तो सही है। खैर, गरुड़ द्वार की बात निकली है तो, लेकिन प्रोफेसर, जब हमने कार ली थी तब तो टर्म की शुरुआत नहीं
नहीं हुई थी, इसलिए प्लीज गरुड़ के पॉइंट्स मत काटना प्रोफेसर, प्लीज। ये सुनते ही हैरी ने उनके गुस्से से भरे हुए चेहरे पर एक हल्की सी एक पल के लिए मुस्कान दिखी। मैं गरुड़ के पॉइंट्स तो नहीं काटूंगी, लेकिन तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। सजा की बात को लेकर हैरी उतना बुरा महसूस नहीं कर रहा था। ऊपर से उसे तो ये भी पता था कि डर्सलीज ये जानकर बुरा महसूस करेंगे कि लड़ाकू पेड़ ने उनका कचुम्बर क्यों नहीं बना दिया। प्रोफेसर मैगोनिगल ने अपनी छड़ी एक बार फिर से बाहर निकाली और स्नेप की डेस्क पर घुमाई, जिसके चलते सैंडविचेस की 2 प्लेट्स, ठंडे बर्फ डले हुए पंपकिन जूस के 2 प्याले वहाँ पर प्रकट हो गए। तुम दोनों यहाँ पर खा लो और सीधा अपने कमरे में जाओ, मुझे भी दावत में जाना है। जैसे ही मैगोनिगल वहाँ से बाहर निकल गई, रॉन ने तुरंत ही एक सैंडविच को उठा लिया। मुझे तो लगा था कि आज हमारा काम तमाम है। मुझे भी ऐसा ही लगा था। हमने क्या किस्मत पाई है। फ्रेड और जॉर्ज ने कार को 5 से 6 बार उड़ाया होगा, लेकिन उन्हें आज तक एक भी मुगलों ने नहीं देखा। हम लोग बैरियर से क्यों नहीं निकल पाए? हमें अब सोच समझकर कदम उठाना होगा। काश हम दावत में जा पाते। वो नहीं चाहती थी कि हम शो ऑफ करें। वो नहीं चाहती थी कि बाकी के स्टूडेंट्स सोचे कि कार को उड़ाकर आना कोई गर्व की बात है। जब उन्होंने पेट भर के सैंडविचेस खा लिए, तब भी प्लेट्स बार बार रिफिल हो रही थी, जिसके चलते वो ऑफिस से बाहर निकलते हुए गुरुद्वार के टॉवर की ओर बढ़ने लगे। महल पूरी तरीके से शांत था। ऐसा लग रहा था कि दावत खत्म हो चुकी है। वो बड़बड़ाती तस्वीरें और हिलने वाली कवचों के पास से गुजरते हुए पत्थरों की सीढ़ियों पर चलने लगे, तब तक जब तक वो गुरुद्वार के टॉवर के छुपे हुए रास्ते के पास ना पहुंच गए, जो कि टॉवर के अंदर जाने वाला रास्ता एक मोटी और गुलाबी पोशाक पहनी हुई औरत की ऑयल पेंट के पीछे छुपा हुआ था। पासवर्ड, लेकिन वो तो नए साल का पासवर्ड जानते ही नहीं थे, क्योंकि उनकी मुलाकात गुरुद्वार के किसी भी प्रीफेक्ट से अभी तक हुई ही नहीं थी। लेकिन तभी उन्हें पीछे से तेजी से आने वाले कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पाया ये तो हरमाइनी थी, जो उनकी ओर भागते हुए आ रही थी। तो तुम लोग यहाँ पर हो? कहाँ थे तुम दोनों? कोई कह रहा था कि तुम्हें उड़ने वाली कार को टकराने के चलते निकाल दिया गया है। वेल, हमें अभी तक निकाला तो नहीं गया। यानी कि तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग सचमुच कार उड़ा कर आए हो? ओह, भाषण छोड़ो और हमें नया पासवर्ड बताओ। पासवर्ड तो वेटलबर्ड है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। लेकिन उसकी बातें अधूरी रह गई, क्योंकि पासवर्ड मिलने के चलते अब दरवाजा खुल गया और अंदर से तालियों की गूंज निकल पड़ी। ऐसा लग रहा था कि पूरा गुरुद्वार हाउस अभी तक जाग रहा था और उनकी राह देख रहा था। क्या बात है, क्या एंट्री ली है, कार उड़ाकर, वो भी सीधा लड़ाकू पेड़ से टकरा कर। लोग इसके बारे में बरसों तक बात करने वाले हैं, याद रखना। तुम दोनों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। 5th ईयर में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने हैरी से सीधा कहा, जिससे हैरी ने अब तक एक बार भी बात नहीं की थी। वहीं पर फ्रेड और जॉर्ज भीड़ को चीरते हुए उनकी ओर आ गए। तुमने हमें वापस क्यों नहीं बुलाया? रॉन का चेहरा मानो अब पूरी तरीके से लाल हो चुका था, लेकिन इस पूरी भीड़ में हैरी को एक ऐसा चेहरा भी दिखाई दिया जो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा था। पर इसी भीड़ में सारे स्टूडेंट्स को धक्का मारते हुए उनके करीब आने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो वहाँ से उन्हें दफा कर दे। हैरी इस बात को तुरंत ही समझ गया। उसने रॉन को कोहनी मारते हुए इशारा किया, जिसके चलते रॉन भी इस बात को तुरंत समझ गया। चलो अब हमें ऊपर जाना होगा, काफी थक गए हैं। हैरी ने आगे बढ़ते हुए हरमाइनी को गुड नाइट कहने की कोशिश की, मगर उसके चेहरे पर भी उतना ही गुस्सा था जितना कि पर्सी के चेहरे पर। वो जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब रहे, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट्स अभी भी उनकी पीठ थपथपाए उन्हें शाबाशी दे रहे थे। हालांकि अपने कमरों तक जाने के बाद उन्होंने पाया कि अब उनके पुराने दरवाजे पर 2nd ईयर्स लिखा हुआ है। उन्होंने अंदर घुसते ही पाया ठीक पिछले साल की तरफ कमरे में 5 मखमली बेड लगे हुए थे। वहीं पर उनके संदूक भी वहाँ पर पहले ही पहुंच चुके थे। हालांकि अचानक रॉन हैरी की ओर देख मुस्कुराने लगा। मैं जानता हूँ मुझे इसमें मजा नहीं आना चाहिए, पर लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुला और 2nd ईयर के बाकी के स्टूडेंट्स भी अंदर आ गए। सीमस फिनिगन, डीन थॉमस और नेविल लॉन्गबॉटम। आज तो कमाल ही कर दिया तुम दोनों ने। विश्वास नहीं हो रहा है, तुम दोनों का जवाब नहीं। ये सुनते हुए ना चाहते हुए भी हैरी के चेहरे पर कहीं न कहीं एक हल्की सी मुस्कान आ ही गई। थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिए तो फिर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ चुकी है। अगर हाँ तो क्या कर रहे हो यार, फैला दो इसे अपने पॉटर हेड दोस्तों के बीच। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करते हुए कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इसे लेकर क्या ओपिनियंस है। एक लाइक ही तो दबाना है यार, वो भी फ्री में। लिटरली पिछली वीडियो पे 4000 से भी ज्यादा व्यूज है, लेकिन सिर्फ 150 लोगों ने लाइक किया है। अरे भाई, अगर आप वीडियो को कुछ रिस्पॉन्स दोगे नहीं तो फिर यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि इस वीडियो को पुश करना है? तो फिर कर दो यार, लाइक शेयर कुछ तो कर दो। खैर, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो फिर ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है,
यहाँ पर मैं हैरी पॉटर रिलेटेड कंटेंट भी डालता हूँ, तो फिर चाहो तो फॉलो कर देना। आप वहाँ पर मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि चैप्टर 6 जल्दी से जल्दी आ जाए, तो फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में #चैप्टर 4 जरूर छोड़ देना। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उतनी ही जल्दी अगली वीडियो डाल दूंगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, हमें 10,000 करने हैं यार, जल्दी से जल्दी। बाकी या मेरी दरख्वास्तों का पिटारा यही पर बंद करते हुए मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। बाकी खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखना, एंड आई विल सी यू सून। Nox.